रुद्रम के वहां से जाने के बाद आर्या ने अपनी कलाई देखी जो अब लाल हो चुकी थी और जिसमें अब रुद्रम के उंगलियों के छाप चुके थे। आर्या को दर्द भी हो रहा था, साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि रुद्रम ने बेवजह उस पर गुस्सा किया था। उसने तो आज कुछ किया भी नहीं, वो तो शांति से टीवी देख रही थी। आर्या अपने हाथ में फूंक मारते हुए खुद से चिढ़ते हुए और रुद्रम की नकल करते हुए बोली, खाना लगा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। वो बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं इनकी नौकर हूँ, जैसे कि वो आएंगे और मैं उनसे बड़े प्यार से बोलूंगी, आइए स्वामी, भोजन तैयार है, आप विराजे और मैं परोसती हूँ। हम इतना बोल आर्या ने अपना मुंह ऐंठ लिया। पहले वो ये सब करती थी क्योंकि उसे अपनी वैल्यू नहीं पता था, लेकिन अब उसे पता था कि वो उसकी पत्नी है, न कि कोई नौकर। रूम में पहुंचकर रुद्रम सीधे अपने बाथरूम में चला गया। इस समय वो बहुत डरवाना लग रहा था, उसके आसपास से भयानक ऑरा निकलता था। वो बिना किसी इमोशन को अपने आप को मिरर में देख रहा था। तभी उसे कुछ याद आया जो अभी थोड़ी देर पहले उसने आर्या को साथ लिया था, और वो याद आते ही रुद्रम अपना हाथ जोर से दीवार पे मारते हुए और गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से बोला, क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इतना फर्क क्यों पड़ा रहा है कि आर्या के लिए मुझसे ज्यादा वो टीवी को इम्पोर्टेंट है, क्यों क्यों। रुद्रम बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था, पर शायद इसका जवाब खुद रुद्रम के पास नहीं था, इसलिए तो वो चाहकर भी अपने गुस्से की नहीं संभाल पा रहा था। रुद्रम को याद आया कैसे उसने आर्या की कलाई को जोर से पकड़ा था। अपनी इस हरकत पर पता नहीं क्यों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो बाथरूम से निकल कर के अपने पंचिंग बैग कर पास गया और उसे मारकर अपना गुस्सा निकालने लगा। रुद्रम तब तक उसे पंच करता था जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। इस समय वो पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। थोड़ी देर बाद जब रुद्रम फ्रेश होकर नीचे आया तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर गए जहां आर्या बड़े मजे से कुछ खा रही थी। वही आर्या को इस तरह बिना उसका इंतजार किए खाता देख रुद्रम की आंखें छोटी छोटी हो गए। वो अपने बड़े बड़े कदमों के साथ आर्या के पास गया और ठीक उसके सामने अपने हाथ बांधे खड़ा हो गया। आर्या ने एक नजर उसे देखा भी नहीं, वो बस मजे से अपनी मैगी खा रही थी। आर्या का इस तरह का रिएक्शन देख रुद्रम से और कंट्रोल नहीं हुआ, वो लगभग आर्या पर चिल्लाते हुए बोला, वाइफी मेरा खाना कहाँ है। लेकिन आर्या के कान में जू तक नहीं रेंगी, वो अभी भी वैसे ही अपना मैगी खा रही थी। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने रुद्रम की बात सुनी ही नहीं। आर्या का इस तरह खुद को इग्नोर करता देख रुद्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे वो कुछ तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। रुद्रम को इन सब चीजों की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे इग्नोर करे, खासकर उसकी बीवी। आर्या जब भी उसे इग्नोर करती थी वो जैसे गुस्से से पागल हो जाता था, ऐसा क्यों था उसे खुद नहीं पता था, बस आर्या का इग्नोर करना नहीं पसंद था। वैसे भी रुद्रम अग्निहोत्री था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा क्यों था, उसे बस जो चीज नहीं पसंद थी मतलब नहीं पसंद थी, उसे रीजन से कोई मतलब नहीं था, नहीं उसे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट था। रुद्रम ने एक गहरी सांस ली और एक कुर्सी खींचकर ठीक आर्या के बगल में बैठ गया और एक झटके से उसने आर्या की बाउल जिससे वो मैगी खा रही उससे वो छीन ली। रुद्रम का ऐसे करने से आर्या बस उसे देखती ही रह गई। तभी आर्या की नजर आर्या के होठ पर गए जहां अभी भी थोड़ी सी मैगी लगी हुई थी। ये देखकर रुद्रम की आंखें चमक उठी। वही आर्या अभी भी हैरानी भरी नजरों से रुद्रम को देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्रम की प्रॉब्लम क्या थी। क्या वो अब उसे शांति से बैठकर उसकी प्यारी मैगी भी खाने नहीं दे सकता है। आर्या को मैगी बहुत ज्यादा पसंद थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके और उसके प्यारे मैगी के बीच में आए। गुस्से में आर्या के दोनों गाल टमाटर की तरह फूल गए थे, पर वो इस बात से अनजान से थी कि उसके सामने बैठे ये शैतान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। तभी रुद्रम ने आर्या को उसकी कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लिया। आर्या इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिया, इसलिए वो ठीक रुद्रम के गोद में जा गिरी। रुद्रम ने एक हाथ से आर्या को अपनी गोद में एडजस्ट किया और दूसरे हाथ से उसका उसका सर पकड़ अचानक से उसके होठों से अपने होंठ रख दिया और उसके होठ पर लगी मैगी को अपने मुंह में लेकर बड़े चाव से खाने लगा। आर्या बेचारी वो तो अभी तक शोक में थी। उसे समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या हुआ। क्या वो अच्छा भला बैठी अपना मैगी एंजॉय कर रही थी तो वो रुद्रम की गोद में कैसे पहुंच गए। रुद्रम आर्या के होठों पर लगी सारी मांगी चट कर गया। उसे आज ये आम सी मांगी भी बहुत टेस्टी लग रही थी, जैसे ये दुनिया का बेस्ट खाना हो। वो थोड़ी सी मांगी खाने के बाद रुद्रम के चेहरे पे एक अलग सा ही सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा था। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो मुंह खोले अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे उसे ही देख रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई, पर उसने जल्दी से उसे छुपा ली।
रुद्रम आर्या की कमर पर चुटकी काटते हुए बोला, वाइफी माना कि मैं हैंडसम हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे घूरो। रुद्रम के इस तरह उसके कमर पर चुटकी काटने से आर्या के मुंह से एक निकल गए, लेकिन जैसे ही उसने रुद्रम की बात सुनी उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे शर्म आ रही थी। आर्या जल्दी से अपना शर्म को छुपाते हुए रुद्रम को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? और ये क्या बार बार आप मुझे अपनी गोद में बिठा लेते हो? इतना बोलकर रुद्रम झट से रुद्रम की गोद से उठकर वापस अपनी सीट पर बैठ गए और रुद्रम के पास रखी अपनी मैगी की बाउल वापस लेने की कोशिश करते हुए बोली, और इसे मुझे वापस दीजिए। इतना बोल आर्या ने अपना हाथ बोल लेने के लिए बढ़ाया ही था कि रुद्रम आर्या के का हाथ को पकड़ उसकी आंखें में देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो वाइफी? आर्या अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रही हूँ मतलब? आपको दिख नहीं रहा है मैं अपना बाउल वापस ले रही हूँ, अब छोड़िए भी मेरा हाथ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे मेरी मैगी खानी है। ये सुनकर रुद्रम फिर से आर्या को उसकी कमर से पकड़ के उसे अपने करीब करते हुए बड़ी ही मैदहोशी भरी आवाज में बोला, भूख तो मुझे भी लगी है वाइफी, पर मुझे तो मेरा खाना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा था ना कि मेरा खाना लगा कर रखना, तो तुम्हें मेरा खाना क्यों नहीं लगाया? तुम्हें पता है न, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। इस वक्त रुद्रम आर्या के इतने करीब था कि आर्या को रुद्रम की सांसें अपने चेहरे पर फील हो रही थी। रुद्रम जब बोल रहा था तब उसके होंठ आर्या के होठों से टकरा रहे थे, जिससे आर्या एकदम से कौंप गए। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लांक हो चुका थी। रुद्रम जब भी उसके इतने करीब होता था वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देती थी, और आज भी उसके कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो रुद्रम को खुद से दूर करना चाहती, पर वो चाह कर भी वो नहीं कर पा रही थी। जो उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, पर दिल कर कह रहा था कि उसके सामने बैठा ये इंसान उसका पति है जिससे वो बहुत प्यार करती है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिल और दिमाग के जंग में आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब आर्या क्या करेगी, उसका क्या फैसला होगा? क्या इस बार भी वो अपने दिल के हाथों हार जाएगी और खुद को रुद्रम के हवाले कर देगी, या उसे खुद से दूर कर देगी? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए, एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज डॉट डॉट आर्या अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रही हूँ मतलब? आपको दिख नहीं रहा है मैं अपना बाउल वापस ले रही हूँ, अब छोड़िए भी मेरा हाथ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे मेरी मैगी खानी है। ये सुनकर रुद्रम फिर से आर्या को उसकी कमर से पकड़ के उसे अपने करीब करते हुए बड़ी ही मैदहोशी भरी आवाज में बोला, भूख तो मुझे भी लगी है वाइफी, पर मुझे तो मेरा खाना कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा था ना कि मेरा खाना लगा कर रखना, तो तुम्हें मेरा खाना क्यों नहीं लगाया? तुम्हें पता है न, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ। इस वक्त रुद्रम आर्या के इतने करीब था कि आर्या को रुद्रम की सांसें अपने चेहरे पर फील हो रही थी। रुद्रम जब बोल रहा था तब उसके होंठ आर्या के होठों से टकरा रहे थे, जिससे आर्या एकदम से कौंप गए। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लांक हो चुका थी। रुद्रम जब भी उसके इतने करीब होता था वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देती थी, और आज भी उसके कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो रुद्रम को खुद से दूर करना चाहती, पर वो चाह कर भी वो नहीं कर पा रही थी। जो उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, पर दिल कर कह रहा था कि उसके सामने बैठा ये इंसान उसका पति है जिससे वो बहुत प्यार करती है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिल और दिमाग के जंग में आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वही दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, आरोही अभी भी वही कॉलेज के कैंपस के बीचों बीच खड़ी थी और सबको बातें करते हुए सुन रही थी। आरोही को उन लोगों की बातें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरोही को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। आरोही को बस दक्ष से मतलब था। जब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो कुछ कर सकती थी। तभी उसकी नजर भीड़ के बीच खड़ी सिया पर गए। वो आगे आने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसे आगे नहीं आने दे रहा था, या कहे किसी ने सिया को देखा ही नहीं। उनका सारा ध्यान आरोही की तरफ था। आरोही ने उस दिन के बाद आज सिया को देखा था। उसे नहीं पता था कि उसके और ऋषभ के बीच क्या हुआ, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हुआ होगा। आरोही ने सबको इग्नोर किया और सीधे चलकर सिया के पास जाने लगी। जब भीड़ ने आरोही को अपने तरफ आते देखा तो वो सब एक्साइटेड हो गए। आरोही जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी सब साइड होते जा रहा थे और उसके लिए आगे जाने की जगह बना रहे थे। सब लोग ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि आरोही कहाँ जा रहा है।
एक लड़का बोला, ये कहाँ जा रही है? क्या ये कार्तिक के पास जा रही है? क्योंकि आरोही जिस तरफ जा रही थी उस तरफ कार्तिक खड़ा था, तो सबको लगा कि आरोही कार्तिक के पास जा रहे थे। वैसे भी अभी थोड़ी दिन पहले ही कार्तिक ने पूरे कॉलेज के सामने आरोही से अपने प्यार का इजहार किया था, और अब आरोही का असली चेहरा देखकर सबको लग रहा था कि कार्तिक के लिए आरोही से अच्छी कोई हो नहीं सकती। कुछ तो ऐसा भी लग रहा था कि कार्तिक को पहले से आरोही की असलियत पता थी, वरना उस जैसा आउटस्टैंडिंग इंसान आरोही जैसी बदसूरत लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता था। उस समय सब लोग बहुत शौक हो गए, लेकिन अब उन्हें बात ठीक लग थी। कॉलेज का हैंडसम हंक और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, दोनों की जोड़ी आउटस्टैंडिंग होगी। कार्तिक भी आरोही को अपने तरफ आते देख रहा था। आरोही को इस तरह अपने करीब आता देख कार्तिक ने दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गए। सच में आरोही काफी खूबसूरत थी, लेकिन आरोही ने एक नजर उसे देखा भी नहीं। वो उसे इग्नोर करते हुए सीधा सिया के पास चली गई। वही ये देखकर कार्तिक ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। पता नहीं क्यों, पर उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आरोही सिया से बोली, क्या तुम ठीक हो? बहुत दिन हो गए, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। क्या हमने जैसे सोचा था वैसा हुआ? सिया को उम्मीद नहीं थी कि इस सिचुएशन में भी आरोही को उसकी चिंता होगी। सिया जल्दी से बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मेरे और ऋषभ के बीच कुछ नहीं है। मॉम डैड ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और उसे मुझसे दूर रहने की भी वार्निंग दी है कि अगर उसने अब मुझे परेशान किया वो उन्हें बर्बाद कर दे। वैसे भी डैड के पीछे हटने के वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब कुछ भी मेरा साथ करेगा। वैसे भी उस दिन के बाद से मैंने कभी उसे देखा भी नहीं, और सच कहें तो सिया उसे देखना भी नहीं चाहती थी। भले ही वो अब ऋषभ से नफरत करती थी, पर वो ये बात को झूठला नहीं सकती थी कि एक समय पर उसने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था, तो उसके लिए सब कुछ भूलना आसान नहीं था। वही जब भीड़ ने आरोही को कार्तिक की जगह सिया के पास जाते देखा तो सब निराश हो गए, लेकिन फिर भी किसी ने अपनी नजरें आरोही पर नहीं हटाई थी। वो अभी भी उसी तरह देख रहे थे। आरोही वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर ईशा के भयानक चेहरे पे गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ऑफ कोर्स ये अब उसका प्लान था। वो आरोही से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। वो चाहती थी कि आरोही अपना सिर उठाने लायक न रहे, पर उसे क्या पता था कि उसका प्लान उसी पर भारी पड़ जाएगा। अगर उसे पता होता कि आरोही इतनी खूबसूरत है तो वो ऐसा कभी नहीं करती। सच में आज उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। ये बदसूरत लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ईशा को लग रहा था जैसे वो कोई भयानक सपना देख रही हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये लड़की आरोही नहीं हो सकती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था उसके सामने खड़ी ये लड़की आरोही है। तभी आरोही ईशा के पास जाते हुए बोली, आई होप कि तुमने जो देखा तुम्हें वो पसंद आया होगा। आरोही को आवाज सुनकर ईशा अपने सेंस में वापस आई, और आरोही को अपने इतने करीब देखकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वो ये बात मानना नहीं चाहती थी, पर सच में आरोही की आउटस्टैंडिंग ब्यूटी थी। सच में आरोही की खूबसूरती के आगे सोनाली कुछ भी नहीं थी। आरोही ने एक आखिरी बार ईशा की तरफ देखा और फिर सिया के साथ वहां से चली गए। सॉरी छोटे चैप्टर के लिए, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, फिर भी जितना हो सके मैंने लिख दिया। मुझे पता है कि आपको नए चैप्टर का इंतजार रहता है, बस मैंने आप सभी के लिए ये चैप्टर लिखा है। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए, एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज डॉट डॉट